हाउ डिड वी फाइंड अबाउट आवर ह्यूमन रूट्स? हमें अपनी मानवीय जड़ों के बारे में कैसे पता चला? अ बुक बाय आइजक एसिमोव। स्टोन एज, पाषाण काल। बाइबिल के अनुसार पहले मानव एडम और ईव थे और वे देखने में बिल्कुल आज के लोगों जैसे लगते थे। बहुत सालों तक यहूदी, ईसाई और मुसलमान लोगों का इसमें यकीन था। एडम और ईव कब पैदा हुए, बाइबिल में इसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु जिन लोगों ने बाइबिल का गहन अध्ययन किया है उन्होंने इस अनुमान को लगाने की कोशिश की है। उन्हें बाइबिल में घटी कुछ बाद की घटनाओं की तारीखें मालूम थीं। उदाहरण के लिए उन्हें पता था कि बेबीलोनियंस ने ईसा से 586 साल पहले यरूशलेम पर कब्जा कर वहां के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इससे शुरू करके वे पीछे गए। उन्होंने बाइबिल में जिक्र किए भिन्न राजाओं के काल का अनुमान लगाया। फिर उन्होंने प्राचीन राजाओं नोआ और अब्राहम की आयु और उनके जन्म के समय उनके पिता की आयु आदि का भी अंदाजा लगाया। 1630 में आयरिश विद्वान जेम्स उशर ने इन सब के आधार पर उत्पत्ति कब हुई इसका अनुमान लगाया। उनके अनुसार यह उत्पत्ति 4004 ईसा पूर्व हुई। बहुत से लोगों ने इसे सही माना, लेकिन अगर यह सच होता तो पृथ्वी की आयु मात्र 6000 वर्ष होती। लेकिन बाइबिल के बाहर उस समय इतिहास की क्या स्थिति थी? क्या उससे कुछ मदद मिलेगी? उशर के काल में किसी को इतने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं था। हाँ, रोम के इतिहास के बारे में लोगों को पता था, लेकिन रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी। प्राचीन यूनानी इतिहास में इससे पहले के उल्लेख हैं। मिसाल के लिए पहला ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ और ट्रोजन का युद्ध ईसा से 1200 साल पहले लड़ा गया था। यह बाइबिल की उत्पत्ति से बहुत बाद की बात है। क्या यूनानियों से पहले भी कोई इतिहास था? प्राचीन यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मिस्र का इतिहास उनसे कहीं पुराना था। प्राचीन मिस्र के अनेक शैल्य चित्र और लेख बचे थे, लेकिन उन्हें कोई भी पढ़ नहीं सकता था। मिस्र के इतिहास को जानने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। लेकिन फिर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रेंच फौज ने मिस्र पर हमला किया। फौज के एक अफसर को नील नदी के किनारे रोजेटा शहर में एक खुदा हुआ शिलालेख मिला। रोजेटा पत्थर पर 3 भाषाओं में खुदाई थी, 2 मिस्र की भाषाओं में और एक यूनानी लिपि में। इतिहासकार यूनानी लिपि को पढ़ना जानते थे। अगर तीनों लिपियों में आलेख एक ही था तो यूनानी लिपि से मिस्र लिपि का अनुवाद संभव था। यूनानी आलेख को पढ़ने के बाद इतिहासकार मिस्र लिपि को पढ़ना सीख पाए। यूनानी गाइड पास होने के बावजूद यह काम आसान न था, क्योंकि यह कहना कठिन था कि कौन सा मिस्र शब्द यूनानी शब्द का अनुवाद था। लेकिन धीरे धीरे यह काम संपन्न हुआ। 1818 में अंग्रेज डॉक्टर थॉमस यंग ने इस कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति की। फिर 1821 में फ्रेंच विद्वान ज्यां फ्रैंकोइज शैम्पोलिन ने इस कार्य को संपूर्ण किया। मिस्र की भाषा जानने के बाद इतिहासकार मिस्र के इतिहास का अध्ययन करने लगे। मिस्र की सबसे बड़ी पिरामिड 2500 ईसा पूर्व में बनी थी और मिस्री साम्राज्य 2850 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। फिर 1846 में ईरान में एक बहुभाषी शिलालेख मिला। उसमें एक भाषा बहुत प्राचीन थी और उसे कभी इराक की प्राचीन सभ्यता उपयोग करती थी। यह क्षेत्र टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों पर था। इस क्षेत्र का इतिहास मिस्र से भी प्राचीन पाया गया। इराक में सुमेरियन लोगों ने 3200 ईसा पूर्व में लिखाई का आविष्कार किया था। यह सब बाइबिल में लिखी बातों से मेल खाता था। बाइबिल के अनुसार अगर यह उत्पत्ति ईसा से 4004 में हुई थी तो उसमें सबसे प्राचीन सुमेरियन लोगों से लेकर बाकी सभी सभ्यताओं के लिए भी स्थान था। इस बीच विज्ञान में, विशेषकर भूविज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही थी। भूविज्ञान में पृथ्वी के पत्थरों का अध्ययन किया जाता है। स्कॉटिश भूवैज्ञानिक जेम्स हटन ने पत्थर कैसे बनते हैं इस विषय का अध्ययन किया। कुछ पत्थर गीली मिट्टी से शुरू होते हैं, पानी निचुड़ने के बाद वे ठोस और सख्त बन जाते हैं। यह पत्थर सेडिमेंट्री पत्थर कहलाते हैं।
लैटिन भाषा में सेडिमेंट का अर्थ होता है नीचे ठहरना। कुछ अन्य पत्थर ज्वालामुखियों से निकले गर्म लावा से बनते हैं। सभी पत्थर हवा और पानी के प्रभाव से धीरे धीरे करके घिसते हैं। पत्थर बनने या उसके घिसने की हर एक प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। पत्थर बनने में करोड़ों खरबों साल लगते हैं। 1785 में हटन ने अपने शोध कार्य के बारे में लिखा। उनके अनुसार पृथ्वी बहुत प्राचीन थी। बहुत समय तक लोगों ने हटन की बात नहीं मानी क्योंकि उनका कथन बाइबिल के खिलाफ जाता था। 1833 में स्कॉटिश भूवैज्ञानिक चार्ल्स लॉयल ने 3 खंडों की किताब लिखी जिसमें उन्होंने हटन की बात को सही माना। हटन के बाद अन्य तमाम सबूत मिले। उनसे यह पता चला कि पृथ्वी के पत्थर क्रस्ट परतों में बटे हैं और इन परतों का बहुत दूरी तक अध्ययन किया जा सकता था। पृथ्वी के प्राचीन इतिहास को इन परतों से और उनमें मिले पत्थरों से समझा जा सकता था। लायल ने इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को बहुत प्राचीन माना और बाइबिल में लिखी उत्पत्ति की तारीख को गलत माना। इसका अर्थ था कि मानव पृथ्वी पर 4004 ईसा पूर्व से कहीं अधिक पहले से थे। मिसाल के लिए इतिहासकारों को उस काल का पता था जब इंसान लोहा बनाना नहीं जानते थे। ईसा से 1000 साल पहले कुछ पहले ही उन्होंने लोहा पत्थर को गलाकर लोहा बनाना सीखा था। लोहे के अयस्क को यानी लोहे के पत्थर को गलाकर लोहा को बनाना सीखा था। इससे पहले हथियार बनाने के लिए वे पीतल या कांसा उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए इलियाड के वर्णन में यूनानी और ट्रोजन फौजी कांसे के हथियारों से लड़े थे। लेकिन कांसे का उपयोग ईसा से 3200 साल के आसपास ही शुरू हुआ था। उसी समय लिखाई का भी इजाद हुआ था। उससे पहले मनुष्यों को धातुओं के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था और वे पत्थर के औजार और हथियार बनाते थे। एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन जॉर्जसन टॉमसन ने 1834 में इस बात को बहुत स्पष्टता से लिखा कि अब हम लौह युग में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा, उससे पहले हम कांसे के युग में थे और उससे पहले पाषाण युग में थे। इतिहास का निर्माण लिखाई के आविष्कार के बाद ही संभव हुआ। लिखाई से पहले के इतिहास को हम लोगों के घरों, मंदिरों और उनके औजारों के अध्ययन से ही समझ सकते हैं। इससे हमें कुछ जानकारी तो अवश्य मिलती है, लेकिन इससे हमें घटनाओं का क्रम नहीं समझ में आता जो इतिहास के लिए जरूरी है। इसीलिए लिखाई से पहले के इतिहास को प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसलिए स्टोन एज मतलब पाषाण युग प्रागैतिहासिक है और उस समय के लोग भी लिखाई नहीं जानते थे। मिस्र और सुमेरिया में प्राचीन काल के पत्थर के औजार पाए गए थे और वे सभी बहुत ऊंचे दर्जे के थे। इससे लगता था कि लोग बहुत लंबे अरसे से पत्थर के औजार बना रहे थे और अब वे इस कला में बहुत दक्ष हो गए थे। पत्थर के खराब औजार मिस्र और सुमेरिया के लोग हजारों वर्षों पहले से बनाते होंगे। 1797 में अंग्रेज भूवैज्ञानिक जॉन फ्रेरे ने दक्षिण इंग्लैंड में उत्खनन के दौरान ऐसे अनेकों प्राचीन पत्थर के औजार पाए। प्रागैतिहासिक लोगों ने उन औजारों को वहां फेंका होगा अथवा छोड़ा होगा और फिर वे धीरे धीरे पत्थर की तहों तले दब गए होंगे। औजारों के ऊपर की मोटी परतें इस बात का प्रमाण थीं कि वे हजारों सालों से वहां पड़े होंगे। पत्थर के औजारों के साथ जानवरों की हड्डियां भी थीं। यह हड्डियां आज मिलने वाले जानवरों की नहीं थीं। इन प्राचीन हड्डियों को हम फॉसिल या जीवाश्म बुलाते हैं। फॉसिल का अर्थ होता है खोद कर निकालना। बहुत समय पहले ही यह जानवर लुप्त हो गए थे, इसलिए वहां मिले पत्थर के औजार तो उनसे भी पुराने होंगे। भौंडे दिखने वाले कुछ पत्थर के औजार अन्य स्थानों पर भी मिले। जिन लोगों ने उन्हें बनाया होगा वो उससे भी प्राचीन होंगे। 1860 में फ्रेंच जीवाश्म वैज्ञानिक एडुआर्ड आर्मंड लहर्टे ने को एक गुफा में मैमथ का एक भीमकाय दांत मिला। मैमथ लुप्त जीव थे और वे वर्तमान हाथियों के रिश्तेदार थे। मैमथ हजारों साल पहले लुप्त हो चुके थे। इस मैमथ के दांत पर मैमथ का खरोंच कर बनाया हुआ एक चित्र भी था। उसके बाद मैमथ के तमाम कंकाल भी मिले और वो चित्र उनसे मेल भी खाता था। चित्र में विस्तृत जानकारी थी और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे चित्रकार ने जीवित मैमथ को वाकई में देखा हो। वैज्ञानिक तब तक इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि प्रागैतिहासिक लोग बहुत पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे। तब उन्होंने स्टोन एज को मतलब पाषाण युग को
प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग और नवीन पाषाण युग की श्रेणियों में बांटा। वैज्ञानिकों को लगा कि सबसे पुराने पत्थर के औजारों को लोगों ने 1 लाख साल पहले बनाया होगा और उसके बाद से उन्होंने उसमें लगातार सुधार किया होगा। 1879 में एक स्पेनिश भूवैज्ञानिक मार्सिलिनो डू सोतुलो ने कुछ नई गुफाओं का अध्ययन किया। प्रागैतिहासिक लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गुफाएं बहुत ही अच्छा स्थान थी, क्योंकि अतीत में लोग उन्हें घर जैसे उपयोग करते थे। प्राचीन काल के लोगों को तभी तो गुफा निवासी भी कहा जाता है। गुफाओं में सेडिमेंट्री पत्थरों के साथ साथ पत्थर के औजार मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मार्सिलिनो जब गुफा में लालटेन की रोशनी में खुदाई कर रहा था तो उसके साथ उसकी 5 साल की बेटी थी। लड़की ने ऊपर की ओर देखा और चिल्लाई, बैल बैल। पिता ने जब ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि वहां तमाम जानवरों के चटकीले रंगों में चित्र बने थे। उसके बाद से अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के भित्ति चित्र पाए गए हैं। प्राचीन लोग शायद हमारे जितना नहीं जानते थे, लेकिन उनका मस्तिष्क हमारे जितनी ही कुशलता से चित्र बना सकता था। निएंडरथल मानव। प्रागैतिहासिक लोग देखने में कैसे थे? पुराने जीवाश्म और कंकालों से हम उनका कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। अधिकांश जीवाश्म तब बनते हैं जब जानवर पानी में फंसकर मरते हैं और फिर उनके मृतदेह पर मिट्टी की परतें चढ़ती हैं, और जब यह मिट्टी की परतें दबाव के कारण पत्थर बनती हैं, तब जानवरों के शरीर, खासकर उनके दांत, जीवाश्म यानी फॉसिल में बदलते हैं। 1868 में गुफा चित्र की खोज से 11 साल पहले दक्षिण पूर्वी फ्रांस में रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई चल रही थी। खुदाई में एक गुफा मिली जिसमें 5 लोगों के कंकाल मिले। इन्हें क्रोमैनियन मैन कहते हैं। लॉर्टेट, जिसने मैमथ के दांत की खोज की थी, उसको इन कंकालों के अध्ययन के लिए भेजा गया। कंकाल जिन पत्थरों में पाए गए थे, उसने उनकी जांच की और पाया कि वे पत्थर 35,000 साल पुराने थे। इस प्रकार के अन्य कंकाल 50,000 वर्ष पुराने भी हो सकते हैं। कंकालों को देखने से लगा कि क्रोमैनियन मैन लोग बिल्कुल हम जैसे ही रहे होंगे। शायद वर्तमान लोगों से वो थोड़े ऊंचे हों और उनके मस्तिष्क भी कुछ बड़े हों। 1735 में स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कैरोलस लिनियस ने उस समय तक खोजे गए सभी पौधों और जीवों का वर्गीकरण किया और उन्हें 2 लैटिन शब्दों के नाम दिए। पहला शब्द उस समूह का था जीनस। पहला शब्द उस जीव का समूह या जीनस निर्धारित करता था और दूसरा शब्द उस जीव का समूह में विशेष या स्पेसिफिक नाम निर्धारित करता था। लिनियस ने मनुष्यों को होमो सेपियंस नाम दिया। होमो लैटिन शब्द है और मनुष्य जिस जीन से आते हैं उसका द्योतक है। इस जीनस में केवल अब मनुष्य ही बचे हैं। प्रजाति का नाम सेपियंस है, जिसका मतलब होता है होशियार। होमो सेपियंस का अर्थ होता है होशियार मनुष्य। क्रोमैनियन मैन के कंकाल वर्तमान के मनुष्यों से इतने मिलते जुलते थे, इसलिए वे भी होमो सेपियन ही होंगे। तो क्या संभव है कि बाइबिल द्वारा सुझाए अनुसार लोगों की उत्पत्ति मनुष्य जैसे दिखने वाले जीवों से न हुई हो? यह भी संभव है कि तारीख में कुछ गलती हो सकता है एडम और ईव 6,000 साल पहले नहीं बल्कि 50,000 साल पहले पैदा हुए हों, और हो सकता है कि उससे पहले मनुष्य हो ही नहीं। एक इंसान का इससे भिन्न मत था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेज प्रकृति शास्त्री थे। 24 साल की उम्र में डार्विन एक खोजी जहाज पर 5 साल की यात्रा और अन्वेषण के लिए निकले। इससे डार्विन को दुनिया के कई भागों में पौधों और जानवरों के अध्ययन का मौका मिला। जैसे जैसे उसका जहाज दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती इलाके में आगे गया, वैसे वैसे उन्हें जीवों की समान प्रजातियों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखने लगा। प्रशांत महासागर में अलग थलग पड़े गैलापागोस द्वीप में उन्हें 14 अलग अलग प्रकार के फिंच पक्षी दिखे। यह फिंच पक्षी दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। यह कैसे हुआ? डार्विन को लगा कि समय के साथ फिंच की प्रजातियों में भी परिवर्तन आया होगा। नई प्रजातियां धीरे धीरे करके पुरानी प्रजातियों से विकसित हुई होंगी। वो अपने मत की पुष्टि के लिए सबूत जमा करने लगे। उन्हें मालूम था कि उनके मत से तमाम लोगों को धक्का लगेगा, क्योंकि वे बाइबिल के कथन के विरुद्ध जाते थे। 1859 में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक प्रकाशित की।
पुस्तक ने काफी तहलका मचाया। बरसों तक पुस्तक पर चर्चा होती रही, लेकिन धीरे धीरे करके वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत को स्वीकार किया। अगर सभी प्राणी और पौधे अन्य प्रजातियों से विकसित हुए हैं, तो फिर मनुष्य का क्या? क्या मनुष्य ऐसी प्रजातियों से विकसित हुए हैं जो मनुष्य जैसी नहीं थी, और या फिर वे प्रजातियां उनसे भी भिन्न प्रजातियों से विकसित हुई थीं? डार्विन की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य वैज्ञानिक इस पर शोध करने लगे। भूवैज्ञानिक लायल ने 1863 में एक किताब लिखी। उनके अनुसार मनुष्य भी इसी प्रकार विकसित हुए थे। 1871 में डार्विन ने एक और पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने अपनी इस धारणा के पक्ष में सभी प्रमाण भी दिए। मनुष्य के शरीर का ढांचा अफ्रीका में पाए जाने वाले वन मानुषों यानी एप्स और गुरिल्लों से मिलता जुलता था। शायद तीनों किसी एक बहुत पुराने पूर्वज से उपजे हों। शायद वे पुराने पूर्वज देखने में वन मानुष ज्यादा और मनुष्य कम लगते हों। डार्विन के सिद्धांत से बाइबिल में विश्वास रखने वाले को गहरा धक्का लगा। वो यह मानने को तैयार नहीं थे कि एडम और ईव के पूर्वज वन मानुष थे। अगर डार्विन का सिद्धांत सही था, तो वन मानुष और मनुष्य के बीच की प्रजातियों के कंकाल जीवाश्मों के रूप में बतौर सबूत मिलने चाहिए थे। डार्विन के समय में यह प्रमाण नहीं मिले थे और इन जीवों को मिसिंग लिंक या लापता हुई कड़ी के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्रोमैनियन मैन के कंकाल मिलने और डार्विन की पुस्तक से 11 साल पहले कुछ रोचक हड्डियां मिली थीं। पश्चिमी जर्मनी में राइन नदी के पास निएंडरथल नाम की घाटी है। 1857 में वहां खुदाई के समय कुछ कंकाल मिले जो देखने में काफी कुछ मनुष्यों जैसे थे, लेकिन एकदम मनुष्यों से मेल नहीं खाते थे। उनका माथा चौड़ा था और भौहों के स्थान पर उभरी हुई हड्डियां थीं। उनके दांत सामान्य मनुष्य के दांतों से बड़े थे। उनका जबड़ा आगे को था और ठोड़ी कुछ पीछे को। वो वन मानुष जैसे अधिक और मनुष्यों से कम मिलते जुलते थे। वैसे वैज्ञानिकों की इन अवशेषों में गहरी रुचि थी, लेकिन उन्होंने इस खोज को किसी विशेष महत्व का नहीं माना। जर्मन चिकित्सक एडोल्फ फिरखो का डार्विन के सिद्धांत में कोई यकीन नहीं था। उनके अनुसार यह साधारण मनुष्यों के कंकाल थे। फर्क यह था कि उन मनुष्यों को हड्डियों की बीमारी थी। कई वैज्ञानिक इस मत से सहमत भी थे, लेकिन एक फ्रेंच वैज्ञानिक पियरे पॉल ब्रोका के अनुसार उन कंकाल का ढांचा एकदम सामान्य था और वो किसी रोग से विकृत नहीं हुआ था। बाद के सालों में अन्य कई स्थानों पर भी उसी प्रकार के कंकाल मिले, जिनके दांत बड़े थे और ठोड़ी पीछे को थी। वे सभी हड्डियों के रोगी तो नहीं हो सकते थे। अंत में ब्रोका की बात ठीक निकली और फिरकू की बात गलत। उसके बाद से वैज्ञानिक निएंडरथल मानव की बात करने लगे। उसे एक लैटिन नाम दिया गया, होमो निएंडरथलिस। वे भी मनुष्य समूह के सदस्य थे, बस उनकी प्रजाति अलग थी। फिर 1911 में फ्रेंच जीवाश्म वैज्ञानिक पियरे मार्सिलन बूल को अचानक निएंडरथल मानव का एक संपूर्ण कंकाल मिला। पूरे कंकाल से निएंडरथल मानव जीवित स्थिति में कैसा दिखता था, उसका चित्र बना पाना संभव हुआ। उसकी ऊंचाई क्रोमैनियन मैन से कुछ छोटी थी। मर्द करीब 5 फीट ऊंचे थे और महिलाएं उनसे कुछ छोटी थीं। कुछ लोगों को वे वन मानुष जैसे लगे, क्योंकि उनका चित्र कुछ कुछ वैसे ही बनाया गया था। जब कभी क्रोमैनियन मैन का पुतला या चित्र बनाया जाता, तो वो हमेशा देखने में सुंदर, दाढ़ी बिना और सोच विचार की स्थिति में होता, जबकि निएंडरथल मानव को हमेशा झुका हुआ और दाढ़ी के साथ दर्शाया जाता था। वो बुद्धू दिखता और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव होता था। दरअसल यह गलत था। निएंडरथल मानव के तमाम कंकालों के मुआयने से पता चला कि बूल का कंकाल असल में एक बूढ़े व्यक्ति का था जो गठिया से पीड़ित था। सामान्य कंकालों की जांच से पता चला कि निएंडरथल मानव भी हमारे समान ही आसानी से सीधा खड़ा हो सकता था। उसका चेहरा हमसे कुछ बदसूरत जरूर था, लेकिन उसका मस्तिष्क हमारे जितना ही बड़ा था और उसके कंकाल के अध्ययन से लगता है कि निएंडरथल मानव एक संपूर्ण मानव था। धीरे धीरे निएंडरथल मानव के अवशेष यूरोप में ही नहीं, अफ्रीका और एशिया में भी मिलने लगे। अभी तक 40 स्थानों से 100 ऐसे कंकाल मिले हैं। निएंडरथल मानव के सबसे नए कंकाल केवल 30,000 वर्ष पुराने हैं। इसका अर्थ है कि क्रोमैनियन मैन और निएंडरथल मैन दोनों पृथ्वी पर 20,000 साल तक इकट्ठे रहे होंगे। कुछ नमूने बीच के हैं, जिनमें क्रोमैनियन मैन और निएंडरथल मैन दोनों के लक्षण दिखते हैं। इससे लगता है कि वे परस्पर संभोग भी करते होंगे। वैज्ञानिकों को अब स्पष्ट लगता है कि निएंडरथल मानव भी होमो सेपियंस ही हैं।
इसलिए अब होमो निएंडरथलिस को समूह से हटा दिया गया है। वैसे निएंडरथल मानव होमो सेपियंस में सबसे प्राचीन है। निएंडरथल मानव में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो 1 से 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। वे क्रोमैन्यन मैन के पूर्वज होंगे और वे पृथ्वी पर उनसे 1 लाख साल पहले आए होंगे। उसके पश्चात निएंडरथल मानव लुप्त हो गए। क्या उन्हें क्रोमैन्यन मानव ने मार डाला? इसकी सच्चाई हमें नहीं पता। क्या क्रोमैन्यन मानवों की उत्पत्ति निएंडरथल मानवों से हुई? संभवतः नहीं। शायद दोनों की उत्पत्ति किसी अन्य प्राचीन जीव से हुई। अब हम बात करेंगे जावा मैन और पीकिंग मैन की। यह स्पष्ट है कि अगर निएंडरथल मानव भी होमो सेपियंस हैं, तो वे मिसिंग लिंक नहीं हो सकते। निएंडरथल मानव हमसे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं और इसलिए उनका मिसिंग लिंक होने की बात ठीक नहीं लगती। लेकिन डार्विन के सिद्धांतों में विश्वास करने वालों को लगता था कि ऐसी लापता कड़ी होनी चाहिए, ऐसी मिसिंग लिंक होनी ही चाहिए। जर्मन जीवशास्त्री अर्नेस्ट हेनरिक हेकुल ने इस लापता कड़ी को एक नाम तक दे डाला था, पिथिनकैंथ्रोपस, जिसका यूनानी में अर्थ होता है वन मानुष। उन्हें लगता था कि यह प्रजाति मनुष्य और वन मानुष के बीच की कोई जाति होगी। डच चिकित्सक यूजीन ड्यूबोन की पिथिनकैंथ्रोपस की हड्डियां खोजने में बहुत रुचि थी और उन्हें इस काम को कैसे किया जाए यह भी पता था। मानव के पूर्वजों के अवशेषों को खोजने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ेगा जहां अभी भी वनमानुष रहते थे। 4 वनमानुषों में से 2 गुरिल्ले और चिंपैंजी अफ्रीका में और 2 गिबन और ओरांगुटांग दक्षिण पूर्वी एशिया में और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। पिथिनकैंथ्रोपस भी एक प्रकार का वनमानुष ही होगा, इसलिए वो या तो अफ्रीका में या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया में रहता होगा। इस समय तक हेकुल इस निर्णय पर पहुंच चुका था कि गिबन मनुष्यों में सबसे करीबी से मिलते जुलते हैं। वैसे यह समझ गलत थी, क्योंकि वास्तविकता में गिबन और मनुष्य एक दूसरे से सबसे कम मिलते जुलते हैं, लेकिन ड्यूबो को इसका पता नहीं था। खैर, इसलिए ड्यूबो ने अपनी खोजबीन एशिया से शुरू की। उस समय इंडोनेशिया के द्वीप पर नीदरलैंड का राज था और वो डच ईस्ट इंडीज के अधीन था। क्योंकि ड्यूबो खुद डच थे, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया जाकर पिथिनकैंथ्रोपस की खोजबीन करने की ठानी। ड्यूबो ने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और फौज में भर्ती हो गए। उनके मित्र इससे बहुत नाखुश हुए। 1887 में वो मिलिट्री चिकित्सक के रूप में ईस्ट इंडीज जाने में सफल हुए। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने प्राचीन मानव के अवशेषों को खोजने के लिए गुफाओं की खुदाई शुरू कर दी। फिर 3 साल के उत्खनन के बाद 1891 में जावा के नजदीक ट्रिनिल नाम के गांव में उन्हें कुछ हड्डियां और खोपड़ियां बरामद हुई। खोपड़ी का माथा और भौहें बिल्कुल निएंडरथल मानव जैसी थीं, लेकिन खोपड़ी के अंदर का भाग बहुत छोटा था। मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन 3 पाउंड का होता है, लेकिन ड्यूबो को जो खोपड़ी मिली उसका मस्तिष्क अधिक से अधिक 2 पाउंड का होगा। वो कंकाल किसी बच्चे का भी नहीं था, क्योंकि उसकी भौहें किसी वयस्क व्यक्ति जैसी पूरी तरह विकसित थीं। उस खोपड़ी के अंदर का मस्तिष्क फिर किसी भी गुरिल्ले के मस्तिष्क से 2 गुना बड़ा था, यानी कि इस नमूने का मस्तिष्क वनमानुष और मनुष्य के बीच का था। नमूने के दांत भी वनमानुष से अधिक मिलते जुलते थे। ड्यूबो को पक्का लगा जैसे उसने पिथिनकैंथ्रोपस खोज लिया हो। उसने अन्य सबूत खोजने के लिए गुफाओं को अच्छी तरह खोजा। 1 साल बाद खोपड़ी मिलने के स्थान से सिर्फ 45 फीट दूर उसी पत्थर की परत में उसे एक जांघ की हड्डी मिली। वो हड्डी खोपड़ी जितनी ही पुरानी, लेकिन किसी मनुष्य की दिखती थी। उसके आकार से लगता था कि जिस किसी जीव की वो हड्डी रही होगी, वो आसानी से मनुष्य जैसा ही खड़ा हो सकता होगा। ड्यूबो ने अपने कंकाल को नाम दिया पिथिनकैंथ्रोपस इरेक्टस, या फिर सीधा खड़ा रहने वाला वनमानुष, लेकिन आज उसे एक साधारण नाम जावा मैन के नाम से जाना जाता है। 1894 में ड्यूबो ने अपने अध्ययन को प्रकाशित किया। अगले वर्ष नीदरलैंड वापस लौटने पर उसने खुद को लड़ाई के मध्य पाया। यह शायद पहला सबूत था मिसिंग लिंक का। डार्विन के सिद्धांत से असहमत लोगों ने इसे वनमानुष की खोपड़ी बताया। औरों के अनुसार वो खोपड़ी एक ऐसे मूर्ख मनुष्य की थी जिसका मस्तिष्क कभी विकसित ही नहीं हुआ था। अन्य लोगों ने कहा ड्यूबो को मिले दोनों नमूने एक जीव के नहीं थे। खोपड़ी वनमानुष की थी और जांघ की हड्डी मनुष्य की थी। ड्यूबो लोगों के चीखने चिल्लाने से बहुत तंग आ गया। अब वो अपने शोध कार्य पर ही दुख व्यक्त करने लगा। वो इतना झल्ला गया कि उसने सारी हड्डियों को संदूक में बंद कर दिया, जिससे सालों तक उन्हें दोबारा कोई देख नहीं पाया।
इसका सबसे सरल हल था दोबारा जावा वापस जाकर वहां जावा मैन की और हड्डियों को खोजना, और इस काम को जर्मन जीवाश्म वैज्ञानिक गुस्ताव कैनिगवाल्ड ने किया। 1930 में वो जावा गया और उसने कई वर्षों तक शोध कार्य किया। इसमें उसने स्थानीय लोगों की मदद ली, उसने उन्हें शोध कार्य की ट्रेनिंग दी और छोटी हड्डी खोज कर लाने के लिए 10 सेंट का इनाम देने का वादा किया। कुछ लोगों को खोपड़ियां मिली थी, परंतु ज्यादा इनाम लेने के लिए उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े किए। फिर भी कॉर्निगवाल्ड को 3 खोपड़ियां और दांत समेत कुछ जबड़े मिले। छोटे मस्तिष्क का एक मूर्ख मानव हो सकता है, 4 नहीं हो सकते। जावा मैन मनुष्य जैसा जीव था, लेकिन वो होमोसेपियन नहीं था। आजकल होमोसेपियन और कुछ जीव जो होमोसेपियंस नहीं है, उन पर जो आजकल होमोसेपियन और कुछ जीव जो होमोसेपियन जैसे नहीं है, लेकिन जो मनुष्य से ज्यादा मिलते जुलते हैं और वन मानुषों से कम, ऐसे प्राणियों को होमोनॉइड्स कहा जाता है। जावा मैन पहला होमोनॉइड था जो होमोसेपियन नहीं था। कोनिगवाल्ड की खोज के समय डूबो जीवित था। उसकी आयु 80 वर्ष से ज्यादा थी और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसका जावा मैन से विश्वास उठ गया था और वो अपने कंकाल को एक बनमानुष बताने लगा था। कोनिगवाल्ड द्वारा समझाने के बावजूद भी डूबो ने उसकी बात नहीं मानी और फिर कुछ समय पश्चात डूबो का देहांत हो गया। उसके बाद से ध्यान का केंद्र चीन बना। चीनी डॉक्टरों को पुराने हड्डियों के जीवाश्मों की पीस कर उनसे दवाई बनाने की बात सूझी। इस वजह से हड्डियों के जीवाश्म चीन में दवा की दुकानों में बिकने लगे। 1900 में वहां एक मनुष्य दांत का जीवाश्म मिला। उसके बाद से लोग चीन में भी प्रागैतिहासिक लोगों को तलाशने लगे। पीकिंग अब चीन की राजधानी है। पीकिंग से 27 माइल्स दक्षिण पश्चिम में एक गांव है चौकोटीन, जहां बहुत सी गुफाएं हैं जो अब ठोस मिट्टी से भरी हैं। प्राचीन होमोनाइड्स के अवशेषों को खोजने के लिए वो एक अच्छा स्थान होगा। वहां एक गुफा में उन्हें क्वार्ट्ज नाम के पत्थर मिले। वहां प्राकृतिक रूप में क्वार्ट्ज पाने की संभावना बहुत कम थी। शायद प्राचीन होमोनाइड्स उन्हें वहां पत्थर के औजार बनाने के लिए लाए हों। एक कैनेडियन जीवाश्म वैज्ञानिक डेविडसन ब्लैक ने शोध कार्य को करने की ठानी। 1923 में उसे वहां एक दांत मिला, 1926 में दूसरा और 1927 में तीसरा। इस तरह 4 सालों में उसे 3 दांत मिले। दांतों की जांच परख से पता चला कि वो न तो मनुष्य के थे और न ही वन मानुषों के। निर्णय लिया गया कि वे दांत एक होमोनॉइड के थे। उन्हें एक नाम दिया गया, सिनेंथ्रोपस पिकिंसिस, यानी चीन का पिकिंग मैन। कुछ लोगों ने संक्षिप्त में उसे पिकिंग मैन बुलाया। 1929 में चीन के जीवाश्म शास्त्री पाई को खुदाई के समय खोपड़ी के वक्र जैसी वस्तु मिली। उसके बाद अनेकों खोपड़ियां, जबड़े और दांत भी मिले। 1934 में ब्लैक के देहांत के बाद उसके कार्य को जर्मन जीवाश्म शास्त्री फ्रेंच वाइडन रिखे ने जारी रखा। अंत में वहां 40 होमोनाइड्स के अवशेष मिले। इस बार कोई विवाद नहीं उठा, सबने पीकिंग मैन को होमोनॉइड माना। दुर्भाग्यवश उसी समय जापान ने चीन पर हमला कर दिया और 1937 में उस इलाके पर कब्जा किया। जापानियों ने उत्खनन जारी रखने की अनुमति तो दी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई और जापान और अमेरिका के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंत में जीवाश्म शास्त्रियों ने हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। यह काम 5 दिसंबर 1941 को ही संपन्न हो पाया, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। उसके बाद की गड़बड़ी में किसी को भी नहीं पता कि उन हड्डियों का क्या हुआ। उसके बाद से उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, शायद वो सदा के लिए खो गईं। पर उससे पहले उन हड्डियों का जो कुछ भी अध्ययन हुआ, उससे इतना सुनिश्चित हुआ कि पिकिंग मैन और जावा मैन दोनों में बहुत समानता थी। बस पिकिंग मैन का मस्तिष्क जावा मैन से थोड़ा बड़ा था। वर्तमान में जीवाश्म शास्त्री पिकिंग मैन और जावा मैन को 2 अलग अलग होमोनाइड्स नहीं मानते हैं। वो एक ही प्रजाति की 2 किस्में हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे निएंडरथल मानव और क्रोमैनियन मानव भी एक ही प्रजाति की 2 अलग किस्में थीं। वैसे ही पीकिंग मानव और जावा मैन होमोसेपियंस नहीं है, फिर भी वो उसके बहुत करीब हैं और उसी जीनस के सदस्य हैं। इसलिए पिथिनकैंथ्रोपस और सिनेंथ्रोपस नामों को अब त्याग दिया गया है। उनके स्थान पर पीकिंग मैन और जावा मैन अब होमो इरेक्टस के उदाहरण हैं, जो बड़े मस्तिष्क के मनुष्यों से पहले छोटे मस्तिष्क के लोग थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद होमो इरेक्टस की हड्डियां अफ्रीका में भी पाई गईं और उनके यूरोप में पाए जाने की भी संभावना है।
क्योंकि होमो सेपियंस के आने से पूर्व कोई भी होमोनाइड्स अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या अन्य किसी द्वीप में नहीं पहुंचे। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क होमो सेपियंस का 2/3 होगा, लेकिन वे मनुष्यों जैसे चलते थे और औजार बनाते थे, और लगता था कि चौकोटीन में पीकिंग मैन ने आग का भी उपयोग किया होगा। होमो इरेक्टस की उत्पत्ति 15 लाख वर्ष पहले हुई होगी और वे 5 लाख साल पहले लुप्त हो गए होंगे। क्या होमो इरेक्टस वाकई में लुप्त हुए, या फिर मस्तिष्क के विकास के साथ साथ वे होमो सेपियंस में परिवर्तित हो गए? तार्किक स्तर पर यह ठीक लगता है, लेकिन एक अंग्रेज इस मत से असहमत थे। वे थे लुई एस बी लीकी। लीकी के माता पिता धर्म प्रचारक थे और लीकी ने अपना बचपन पूर्वी अफ्रीका में बिताया था। कैम्ब्रिज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे दोबारा अफ्रीका गए और फिर उन्होंने अपना सारा जीवन वहीं बिताया। 1931 में उन्होंने तंजानिया स्थित ओल्डुआई गॉर्ज पर्वत के बीच के संकुचित मार्ग में खुदाई शुरू की। वहां के सेडिमेंट्री यानी तलछटी पत्थर 20 लाख साल पुराने थे। लीकी वहां होमोनाइड्स के अवशेष खोजने गए थे। 1960 में उन्हें वहां 3 खोपड़ियां मिली जो देखने में होमो इरेक्टस जैसे थीं, पर लेकिन उनके मस्तिष्क बहुत छोटे थे, होमो सेपियंस के आधे। उनकी हड्डियां भी होमो सेपियंस से कहीं ज्यादा नाजुक थीं। यह खोपड़ियां शायद 18 लाख साल पुरानी होंगी और लीकी ने उन्हें होमो हिबेलिस यानी कुशल मनुष्य का नाम दिया। लीकी ने यह नाम इसलिए दिया क्योंकि इन खोपड़ियों के पास पत्थर के औजार मिले थे। इससे यह लगता था कि छोटा मस्तिष्क होने के बावजूद यह लोग औजार बनाने में कुशल थे। होमो हिबेलिस होमो जीनस में शामिल किए जाने वाले सबसे प्राचीन होमोनाइड्स थे। लीकी के अनुसार होमो हिबेलिस का 2 दिशाओं में विकास हुआ। एक दिशा में मस्तिष्क कुछ बड़ा हुआ, परंतु खोपड़ी की हड्डियां मोटी हुईं और इससे भौहें विकसित हुईं और दांतों में बदलाव आया और इस प्रकार होमो इरेक्टस बना। दूसरी दिशा में मस्तिष्क बढ़ा और वहां की हड्डियां मुलायम रहीं और उससे होमो सेपियंस बने। शायद यह समझना ज्यादा आसान होगा कि मस्तिष्क के विकास से के साथ होमो हिबेलिस धीरे धीरे होमो इरेक्टस बना और होमो इरेक्टस धीरे धीरे करके होमो सेपियंस बने। कुछ अन्य होमोनाइड्स की खोजों के पश्चात ही हमें क्रमागत उन्नति मतलब उनके इवोल्यूशन के बारे में सही पता चलेगा। छोटे वनमानुष। अभी तक हमने 3 होमोनाइड्स का वर्णन किया है जो सभी होमो जीनस के सदस्य हैं। ये हैं होमो सेपियंस यानी हम लोग, क्रो-मैन्यन मैन और निएंडरथल मैन, और होमो इरेक्टस यानी पीकिंग मैन और जावा मैन, और होमो हिबलिस। क्या कोई ऐसे होमोनाइड्स हैं जो वर्तमान मानव से इतने भिन्न हैं कि उन्हें होमोजीनस में नहीं रखा जा सकता है? इस प्रकार के होमोनाइड्स की खोज का श्रेय ऑस्ट्रेलियन चिकित्सक रेमंड आर्थर डार्ट को जाता है। 1923 में वे जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के एक मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी पढ़ाने गए। 1924 में उन्हें किसी के घर में एक बबून की खोपड़ी का जीवाश्म दिखा जो वहां सजावट के लिए रखी गई थी। पूछने पर मालूम पड़ा कि वो टुआंग नाम की जगह पर मिली थी और वहां चूना पत्थर की पहाड़ियों की ब्लास्टिंग का काम चल रहा था। डार्ट ने खबर भेजी कि अगर वहां कोई अन्य जीवाश्म मिले तो वो उन्हें जरूर देखना चाहेंगे, और जल्द ही उनके पास चूने पत्थर से भरा जीवाश्म का एक संदूक आ गया। फिर जीवाश्म के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। दांत, जबड़े और चेहरे की हड्डियों को जोड़ने पर वो एक युवा वनमानुष जैसा दिखा। मस्तिष्क का खोखला भाग युवा वनमानुष के लिए बहुत बड़ा था। भौहों का कोई नामो निशान नहीं था और चेहरे देखने में एक वनमानुष जैसा नहीं लगता था। डार्ट ने उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस अफ्रीकांसस का नाम दिया, यानी अफ्रीका का दक्षिणी वनमानुष। 1925 में उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन छापा और उसे वनमानुष और मनुष्य के बीच की कड़ी बताया। उस समय लोग जावा मैन के ऊपर लड़ झगड़ रहे थे और ड्यूबो ने अपनी खोजी हड्डियों को किसी को दिखाने से मना कर दिया था। तब तक पीकिंग मैन का सिर्फ दांत मिला था। उस समय लोग डार्ट के कथन को मानने को तैयार नहीं थे। डार्ट का वर्णन पढ़ने के बाद तमाम विशेषज्ञों को वो एक युवा वनमानुष लगा जो मनुष्य की अपेक्षा गोरिल्ला या चिंपांजी से अधिक मिलता जुलता था। फिर 10 साल तक और कुछ प्रगति नहीं हुई, किसी अन्य होमोनाइड के अवशेष नहीं मिले। फिर एक व्यक्ति ने डार्ट के कथन को स्वीकार किया और वो थे स्कॉटिश जीवाश्म शास्त्री रॉबर्ट ब्रूम। 1934 में डार्ट द्वारा खोजे जीव की अन्य हड्डियों को ढूंढने के लिए ब्रूम खुद दक्षिण अफ्रीका गए।
जोहान्सबर्ग के पास ही चूना पत्थर की गुफाएं थी और उनमें एक बबून की हड्डियों के जीवाश्म अवशेष भी मिले। 1936 में ब्रूम खुद गुफाओं में गए और वहां उन्हें एक वयस्क ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला। 2 बरस तक वो चूना पत्थर की ब्लास्टिंग पर नजर रखे रहे। हर कुछ दिनों में कोई एक रोचक जीवाश्म निकल कर आता, जैसे जांग की हड्डी का जीवाश्म। फिर उन्हें एक स्कूल का छात्र मिला जिसे एक दूसरे स्थान पर जीवाश्म मिले थे। वहां जाने पर उन्हें एक बड़ा जबड़ा और खोपड़ी मिली। यह नया जीवाश्म जिस जीव का था वो डार्ट के जीव से बड़ा था। ब्रूम ने उसका नाम पैरांथ्रोपस दिया। उसका अर्थ होता है मनुष्य से मिलता जुलता। ब्रूम को यह जीव मनुष्यों से अधिक और वन मानुषों से कम मिलता जुलता दिखा। तब तक जावा मैन को स्वीकारा जा चुका था और पीकिंग मैन की खोज हो चुकी थी, इसलिए वैज्ञानिक कुछ अन्य पूर्व होमोनाइड्स को स्वीकारने के लिए भी तैयार थे। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से काम कुछ रुका, लेकिन युद्ध के बाद ब्रूम फिर काम पर लग गए और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कई और जीवाश्म खोजे। उनमें से कई पैरांथ्रोपस जैसे बड़े और कुछ ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस जैसे छोटे थे। आज उन्हें एक ही जीनस का सदस्य माना जाता है, लेकिन वो होमोजीनस के सदस्य नहीं हैं। पैरांथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस होमोजीनस के न होने के बावजूद फिर भी होमोनाइड्स तो हैं। उनके दांत वन मानुषों की अपेक्षा मनुष्य से कहीं ज्यादा मिलते हैं और उनके कूल्हे की हड्डी से साफ लगता है कि वे भी मनुष्यों जैसे सीधे खड़े होकर चल पाते होंगे। उनका आकार कुछ छोटा था। पैरांथ्रोपस शायद होमो इरेक्टस जितने ऊंचे हों, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस केवल 4 फीट ऊंचे थे और उनका मस्तिष्क वर्तमान मनुष्य के मस्तिष्क का सिर्फ आधा था। असल में ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस का मस्तिष्क आज के गोरिल्लों से बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस पत्थर के सरल औजार निर्माण कर पाता था जो गोरिल्ले नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस का मस्तिष्क एक बहुत छोटे शरीर को नियंत्रित करता था, जबकि उसकी तुलना में गोरिल्लों का शरीर बहुत बड़ा होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस के मस्तिष्क में सोच विचार के लिए अधिक स्थान हो, क्योंकि उसे शरीर के नियंत्रण के लिए कम दिमाग की जरूरत पड़ती थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस पैरांथ्रोपस की अपेक्षा दिखने में अधिक मनुष्य जैसा लगता था। यह भी संभव है कि होमो हिबेलिस ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस से विकसित हुए हों और पैरांथ्रोपस उनकी कोई कड़ी हो जो बिना कोई संतान छोड़े लुप्त हो गई हो। ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस का उद्गम आज से 40 लाख साल पहले हुआ। वो 5 लाख वर्ष तक पहले तक जीवित रहे और तब उन्हीं की कुछ प्रजातियों से होमो हिबेलिस और होमो इरेक्टस का उद्गम हुआ। मनुष्य के पूर्वजों को खोजने का काम एकदम आसान नहीं था। कई बार गलत रास्तों पर भटकना भी पड़ता था। 1935 में कोएनिगवाल्ड, जो कि जावा मैन के अवशेषों को खोजने दोबारा जावा वापस गए थे, उन कोएनिगवाल्ड को हांगकांग में एक दवा की दुकान में 4 रोचक दांत दिखे। दिखने में वे बिल्कुल मनुष्य के दांत जैसे लगते थे, लेकिन उनका आकार बड़ा था। उससे पहले सभी होमोनाइड्स होमोसेपियंस से छोटे थे। शायद होमोसेपियंस से बड़े होमोनाइड्स भी रहे हों। वैसे बाइबिल के साथ साथ सभी मिथकों में दानवों और दैत्यों का उल्लेख है। दैत्यों को हमेशा बेवकूफ और बुद्धू समझा जाता है, इसलिए संभव है कि उनके शरीर बड़े हों और मस्तिष्क छोटे। कोएनिगवाल्ड ने उस प्राणी का नाम जायजेंटोपिथस यानी बड़ा बनमानुष रखा। 20 साल तक लोग जायजेंटोपिथस के बारे में अचरज करते रहे। फिर चीनी वैज्ञानिकों ने सभी दवाई की दुकानों में उसकी अन्य हड्डियों की खोज की। इसमें उन्हें कई अन्य दांत और निचले जबड़े मिले। दरअसल जायजेंटोपिथस के नाम का अर्थ बिल्कुल सटीक था। वो होमोनाइड नहीं था, बल्कि बहुत विशाल 9 फीट ऊंचा बनमानुष या एप था। जायजेंटोपिथस के दांत मनुष्यों जैसे थे, लेकिन उसका जबड़ा बिल्कुल बनमानुषों यानी एप जैसा था। शायद जायजेंटोपिथस कोई 1 लाख साल पहले लुप्त हुए हों और उसी समय होमोसेपियंस का उद्गम हुआ हो। शायद जायजेंटोपिथस के कारण ही दैत्यों के बेवकूफ होने की बात ने इस मिथक को जन्म दिया हो। लेकिन जायजेंटोपिथस होमोनाइड नहीं थे। आज तक पाए जाने वाले सबसे ऊंचे होमोनाइड्स होमोसेपियंस ही हैं। जायजेंटोपिथस से भी ज्यादा रोचक खोज 1911 में पिल्टडाउन, इंग्लैंड में एक वकील चार्ल्स डॉसन ने की। उन्हें एक खोपड़ी और निचला जबड़ा मिला। खोपड़ी मनुष्य की लगती थी और दांत एप का यानी वनमानुष का। उसने इसे ईएंथ्रोपस या फिर पिल्टडाउन मैन बुलाया। 40 साल तक जीवाश्म वैज्ञानिक उसके बारे में मनन चिंतन करते रहे। पूर्वजों के पेड़ की किस शाख पर उसे टांगे, इस पर वो सोच विचार करते रहे। बाकी होमोनाइड्स में
जैसे जैसे खोपड़ी मनुष्य जैसे होती गई, बाकी होमोनाइड्स में जैसे जैसे खोपड़ी मनुष्य जैसे होती गई, वैसे वैसे जबड़ा भी मनुष्य जैसा होता गया। मनुष्य की खोपड़ी और बनमानुष के जबड़े वाला होमोनाइड एक अपवाद था और 1953 में वो गलत और झूठ साबित हुआ। जांच के बाद वो नकली निकला। खोपड़ी जरूर मनुष्य की थी, लेकिन बनमानुष के बड़े दांतों को रीति से घिसकर खोपड़ी में फिट किया गया था। शायद 1911 में सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल होता, क्योंकि तब तक वैज्ञानिक होमोनाइड्स के बारे में बहुत कम ही जानते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई। अभी तक हमने कोई महत्वपूर्ण लापता कड़ी का जिक्र नहीं किया है, मिसिंग लिंक का जिक्र नहीं किया है। सबसे पहले पाए जाने वाले होमोनाइड्स ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस अफ्रीकांसस होमोसेपियंस से ज्यादा मिलते जुलते थे और बनमानुषों से कम। जहां तक जाइजेंटोपिथेस की बात है, वे बनमानुषों से ज्यादा मिलते थे और होमोसेपियंस से कम, और पिल्ट डाउन मैन शायद कभी था ही नहीं। ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस जब अफ्रीका के जंगलों में होगा, उस समय वहां पर गोरिल्ले और चिंपैंजी भी अवश्य होंगे। क्या इससे भी पहले कोई प्राणी होगा जो इन सब का पूर्वज हो? अगर हाँ, तो वही असली मिसिंग लिंक होगा, जो गोरिल्ले, चिंपैंजी और होमोनाइड्स का पूर्वज होगा। 1934 में अमेरिकी जीवाश्म वैज्ञानिक जी एडवर्ड लुइस उत्तर भारत की प्राचीन शिवालिक पहाड़ियों में खोजबीन कर रहे थे। वहां उन्हें कुछ दांत और एक जबड़ा मिला। यह जीवाश्म उन पत्थरों में धंसे थे जो ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस से भी बहुत प्राचीन थे। वो जिस भी प्राणी के दांत थे, वो कम से कम 70 लाख और अधिक से अधिक 140 लाख साल पुराना था। लुइस ने उसका नाम रामापिथिकस यानी राम का बनमानुष रखा। भारत में राम हिंदुओं के प्रमुख भगवान है। क्योंकि जीवाश्म भारत में मिला, इसलिए यह नाम उपयुक्त भी था। लुइस को लगा कि दांत छोटे होने के कारण वे किसी बनमानुष के नहीं होंगे। वैसे रामापिथिकस भोजन को अपने हाथों से पकड़ता था, इसलिए उसे लगा कि रामापिथिकस को एक होमोनॉइड मानना चाहिए। परंतु उस समय के अन्य जीवाश्म वैज्ञानिक उसके मत से सहमत नहीं थे। लेकिन 1961 में लीकी को रामापिथिकस जैसा दांत केन्या, अफ्रीका में भी मिला। कुछ अन्य दांत और जबड़े भी मिले, लेकिन शरीर की कोई हड्डी नहीं मिली। जो भी सबूत और प्रमाण आज तक मिले हैं, उनसे जीवाश्म वैज्ञानिकों को लगता है कि लुइस की बात ठीक थी। रामापिथिकस एक छोटा होमोनॉइड था और वो ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस से भी प्राचीन था, और वो सीधा चल पाता था। वो शायद सबसे प्राचीन होमोनॉइड था और शायद सबसे पहला भी। और बनमानुषों, एप्स के पूर्वजों का क्या? मैंने जाइजेंटोपिथेस का उल्लेख किया है। वैसे वो कब का लुप्त हो चुका है, लेकिन वो बनमानुषों का पूर्वज नहीं है। पूर्वजों को खोजने के लिए हमें उससे भी पीछे जाना होगा। लुइस लीकी और उसकी पत्नी जब पूर्वी अफ्रीका के लेक विक्टोरिया के पास खुदाई कर रहे थे, तब उन्हें कुछ हड्डियां मिलीं, जो निश्चित रूप से कुछ लुप्त बनमानुषों की थीं। उसमें कोई विवाद की बात नहीं थी, क्योंकि उनके जबड़े और दांत बिल्कुल बनमानुष जैसे थे। लंदन के चिड़ियाघर में एक बहुत लोकप्रिय शिंपैंजी था। उसका नाम था काउंसिल, इसलिए लीकी ने अपनी खोज को प्रो काउंसिल नाम दिया। उसका अर्थ हुआ काउंसिल से पहले। प्रो काउंसिल की बहुत सारी हड्डियां मिली और फिर लगभग पूरा कंकाल मिला, जिससे जीवाश्म वैज्ञानिक अच्छी तरह देख पाए कि वो वर्तमान के वनमानुषों से कितना अधिक पुराना था। प्रो काउंसिल प्राचीन वनमानुषों के एक जीनस का सदस्य है, जिन्हें ड्रायोपिथिकस यानी ओक ट्री एप कहते हैं। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनके जीवाश्म ओक पेड़ के जीवाश्मों के साथ मिले थे। ड्रायोपिथिकस शायद तभी भी पेड़ों पर रह रहा था और उसने सीधे चलना नहीं सीखा था। 1856 में ड्रायोपिथिकस की पहली हड्डियां फ्रांस में मिली थीं, लेकिन अब उसके काफी जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में भी मिले हैं। ड्रायोपिथिकस की कई प्रजातियां थीं, कुछ बहुत छोटी और कुछ गोरिल्लों जितनी बड़ी। उनकी सबसे पुरानी प्रजातियां कोई 250 लाख साल पहले उपजी होंगी। ड्रायोपिथिकस आज के शिंपैंजी और गोरिल्लों का पूर्वज लगता है, पर अभी भी प्रश्न है कि क्या उससे ही रामापिथिकस उपजा, और क्या रामापिथिकस को वो लापता कड़ी है? क्या रामापिथिकस वो लापता कड़ी है जो बनमानुषों और मनुष्यों को आपस में जोड़ती है? जीवाश्म वैज्ञानिक इसके बारे में पक्की तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रामापिथिकस के पूरे शरीर का जीवाश्म चाहिए होगा, तभी यह बात निश्चित तौर पर पक्की होगी। मिस्र में भी 400 लाख साल पहले के जीवाश्म मिले हैं, जिनसे लगता है कि उस काल में भी बनमानुष जैसे जीव थे। उनमें से एक है इजिप्टोपिथिकस या इजिप्ट का ऐप।
अगर ड्रायोपिथिकस होमोनाइड्स और अफ्रीकी वनमानुष का साझा पूर्वज नहीं था, तो इजिप्टोपिथिकस या और कोई प्राणी जरूर रहा होगा। मनुष्य का जीवन कैसे शुरू हुआ, उसे संक्षिप्त में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 700 लाख साल पहले डायनासोर के लुप्त होने के बाद बंदर जैसे जीव कुछ प्राचीन प्राणियों से विकसित हुए। वो दिखने में आज के लेमुर जैसे होंगे। 400 लाख साल पहले इन बंदर जैसे जीवों की पूंछ लुप्त हुई होगी, उनका मस्तिष्क विकसित हुआ होगा और उन्होंने हाथ से काम करना सीखा होगा, जिससे उन्होंने वनमानुष या एप का रूप धारण किया होगा। इनमें से धीरे धीरे कुछ वनमानुष दक्षिणी और पूर्वी एशिया में गए होंगे और वहां पर गोरिल्लों और चिंपैंजियों के रूप में विकसित हुए होंगे। आज से 200 लाख साल पहले ड्रायोपिथिकस प्रजाति ने विकास की एक नई दिशा ली होगी। उनके दांत और जबड़े छोटे और उनकी हड्डियां पतली बनी होंगी। क्योंकि उनके दांत और जबड़े छोटे थे, इसलिए ड्रायोपिथिकस प्रजाति के प्राणियों को भोजन हाथ से पकड़कर मुंह तक लाना पड़ता होगा। जब सूखे मौसम के कारण जंगल नष्ट हो गए होंगे, तो उन्हें मजबूरन पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। उनके कूल्हे की हड्डी इस प्रकार विकसित हुई होगी कि अब वो घास पर सीधा खड़े हो सकते होंगे और वो हर समय अपने हाथों का उपयोग कर सकते होंगे। क्योंकि वो हर समय अपने हाथों से चीजें छूते, उन्हें उठाते और इधर उधर ले जाते थे, उन्हें तोड़कर जोड़ सकते थे, तो इन क्रियाओं से उनका मस्तिष्क उत्तेजित हुआ होगा और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ा होगा। हाथ का उपयोग करने वाले और सीधे खड़े होने वाले सबसे पहले होमोनाइड्स थे। उनका उद्गम 200 लाख साल पहले हुआ होगा। हमारी खोज के हिसाब से रामापिथिकस शायद पहले होमोनाइड थे जिनका उद्गम पूर्वी अफ्रीका में हुआ। फिर करीब 100 लाख साल पहले वे एशिया में फैल गए। अफ्रीका में रामापिथिकस का मस्तिष्क और उसका आकार दोनों बड़े हुए और करीब 40 लाख साल पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकांथस विकसित हुआ। इसके बाद से शरीर और मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया सतत जारी रही। इससे करीब 20 लाख वर्ष पहले सबसे प्रथम होमोनाइड्स का उद्गम हुआ। उनका ढांचा मनुष्यों से बहुत कुछ मेल खाता था और उन्हें होमो जीनस में रखा गया। इस प्रकार सर्वप्रथम होमो हेबिलिस की उत्पत्ति हुई। अब तक होमोनाइड्स का मस्तिष्क काफी बड़ा हो गया था। किसी भी काल के वनमानुषों का मस्तिष्क इतना बड़ा कभी नहीं था। वैसे आज के मनुष्य की तुलना में यह मस्तिष्क छोटा था। 15 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस का उद्गम हो चुका था। वे एशिया, चीन और इंडोनेशिया में भटके और वहां पर जावा मैन और पिकिंग मैन के नमूने मिले। 10 लाख सालों तक होमो इरेक्टस के मस्तिष्क का लगातार विकास होता रहा और इसने आग का उपयोग करना सीखा। 1.5 लाख साल पहले मस्तिष्क का आकार इतना बड़ा हो गया था कि अब हम उसे होमोसेपियन मान सकते थे। सबसे पुराना होमोसेपियन निएंडरथल मानव था, लेकिन करीब 50,000 साल पहले क्रोमैनियन मैन का उद्गम हुआ और उसके बाद से विकास की प्रगति काफी तेजी से हुई। आज से 10,000 साल पहले होमोसेपियन ने फसलें उगाना, जानवर पालना और शहर बसाना सीखा और तब से सभ्यता की शुरुआत हुई। आज से 5,000 साल पहले लिखाई का आविष्कार हुआ और उसके बाद से इतिहास की रचना शुरू हुई। 400 साल पहले आधुनिक विज्ञान का पदार्पण हुआ और 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ। वैसे हम अभी भी अपनी जड़ों को तलाश ही रहे हैं।